हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 6 के बारे में, जिसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एक सिस्टम को या किसी भी एक सिस्टम की। इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करा जाता है, किस तरीके से इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करा जाता है। मैं आपको तीनों इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से आप रियल गैस, आइडियल गैस और सॉलिड एंड लिक्विड के लिए इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। उनके लिए क्या क्या डेरिवेशन और क्या क्या फॉर्मूले होते हैं वो सब हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। एंड हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था, थोड़ा मैं से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। हीट कैपेसिटी को हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी, फिर हम लोगों ने देखा था मोलर हीट कैपेसिटी दो टाइप की होती है। एक तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होती है जिसको आप सीपी बोलते हैं, एंड दूसरी जो होती है हमारे पास में वो होती है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जिसको आप लोग सीवी बोलते हैं। एंड सीपी एंड सीवी का मैंने आपको रिलेशन बताया था। फिर आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सीपी एंड सीवी, वो भी मैंने आपको मेथड बताए थे। उसके अंदर हम लोगों ने दो लेक्चर्स के अंदर ये हम लोगों ने कवर करा था कि कैसे आप सीपी एंड सीवी को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग यूज़ करते हैं, हमारे पास में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती है। एक तो रोटेशनल होती है, एक वाइब्रेशनल होती है और एक ट्रांसलेशन होती है। रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन, इनको तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पर भी कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन आपको बताया गया था कि वाइब्रेशनल को हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पर कंसिडर नहीं करते। फिर मैंने आपको वाइब्रेशनल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वाइब्रेशनल को यूज़ करके डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे कैलकुलेट करा जाता है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स जरूर अटेंड करे होंगे। और ये जो लास्ट लेक्चर्स, मतलब जितने भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। आपको पूरा डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं और ये आप लोगों का फर्स्ट वीडियो है, देन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करें और जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के या फिर जो दूसरे टॉपिक से रिलेटेड हैं उनको ज़रूर देखें एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, सो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल एनर्जी को। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन यही है। इंटरनल एनर्जी एक सिस्टम की एनर्जी होती है। जैसे हमारे अंदर हमारी एनर्जी होती है, हमारे पास में एनर्जी होती है जिसके थ्रू हम लोग कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। हर एक सिस्टम के पास में खुद की इंटरनल एनर्जी होती है ना। अब इंटरनल एनर्जी होती क्या है और कैसे डिफाइन करी जाती है? तो इंटरनल एनर्जी को हम लोग तब डिफाइन करते हैं एक सिस्टम के लिए जब वो सिस्टम अपनी रेस्ट कंडीशन में होता है और वो एक एक्सटर्नल फील्ड से नहीं होता। यानी उसके अंदर जो एक्सटर्नल फील्ड होगा, उसका बाहर का जो एक्सटर्नल फील्ड होगा वो अब्सेंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। सपोज हमारे पास में एक सिस्टम, ये हमारे पास में एक सिस्टम है और इसके अंदर कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास में। इन मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सटर्नल जो फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड, हाँ, ये अब्सेंट कर दिया। तो एक्सटर्नल फील्ड अब्सेंट है और ये जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मतलब सिस्टम एट रेस्ट। ठीक है, तो सिस्टम कहाँ मिल गया आपको? रेस्ट कंडीशन में मिल गया। दूसरा, ये किसी भी हमारे पास में क्या नहीं है, किसी भी एक्सटर्नल फील्ड के कांटेक्ट में नहीं है। अगर ये एक्सटर्नल फील्ड्स में कांटेक्ट में नहीं है, यानी एब्सेंस इन एक्सटर्नल फील्ड पड़ा है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 0 कर दी, यानी सिस्टम रेस्ट कंडीशन पे है, तो ध्यान रखना इस सिस्टम के अंदर जितनी भी टाइप ऑफ एनर्जीज होती है उनका जब हम सम कर लेते हैं तो वो हमें क्या दे देती है? इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दे देती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? क्योंकि बहुत सारी ऐसी एनर्जी होती है जिनको हम लोग इसके लिए मेजर नहीं कर पाते हैं। कई बार हम लोग कुछ एनर्जीज को मिस कर जाते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका मतलब कैलकुलेशन जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग डिटेल में अच्छे से देखेंगे ना। ये डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी है। व्हेन द सिस्टम इज एट रेस्ट एंड इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड, तो अगर सिस्टम रेस्ट कंडीशन में है, किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं है वो, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं? द सम ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जीज इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो एक सिस्टम में जितने भी टाइप ऑफ एनर्जी होती है उनका अगर हम टोटल कर दें तो वो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा इंटरनल एनर्जी के इक्वल आएगा वो सिस्टम के। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी बहुत सारी बहुत सारे एनर्जीज का सम होता है। आपके अंदर भी बहुत सारी एनर्जी होती है, मतलब है
मेरे अंदर भी बहुत सारी एनर्जी, तो हर एक सिस्टम के पास में एनर्जी है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करके कुछ ना कुछ वर्क डन करते हैं। ओके, सो ये थ्योरेटिकल पोर्शन था जो इंटरनल एनर्जी का था। हमें इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसके न्यूमेरिकल पोर्शन से, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमें इससे मतलब है कैलकुलेटिव पोर्शन से। तो अब आप लोग इसको फटाफट से कॉपी कर लो, है ना, जो भी इसकी थ्योरी है। हम मूव करते हैं इसके कैलकुलेशन पार्ट पर। हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी को फॉर द आइडियल गैस। पहले हम लोग आइडियल गैस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको सॉलिड एंड लिक्विड के लिए बताऊंगा, फिर मैं आपको रियल गैस के लिए बताऊंगा। ओके, तो आप लोग फटाफट से इसको कॉपी करो, मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखना, बहुत से स्टूडेंट को इसमें डाउट आता है। एंड अगर आप लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि मेरे को आता है, नहीं आता तो मैं आपको करवा रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ आता है हम इसको कैलकुलेट करने के लिए। देखो, अगर आप लोग प्योरली 11th के स्टूडेंट हैं देन यू कैन अवॉइड दिस डेरिवेशन। एंड अगर आप जेई एंड नीट के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये आपको डेरिवेशंस आने चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि डेरिवेशन चाहिए नीट के अंदर नहीं पूछे जाते। देन आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होन करने के लिए ये डेरिवेशन समझने पड़ेंगे। तो आप चाहे 11th फोकस्ड हैं या फिर आगे जा करके नीट और जेई को फोकस करते हैं, आपको हर एक चीज़ को देखना चाहिए जिससे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ जाती है कि जहाँ तक आपको उस चैप्टर को उतने लेवल तक लेके जाना है। ओके, जैसे मैंने आपको CPCV करवाया था वाइब्रेशनल के लिए। वाइब्रेशनल में हम लोग इंक्लूड करते हैं, है ना, जनरली आप देखेंगे तो नॉर्मल टीचर्स या फिर नॉर्मल जो सिर्फ 11th बेस्ड स्टूडेंट होते हैं, जिनका सिर्फ फोकस होता है, टारगेट होता है कि 11th और 12th अच्छे से बोर्ड निकल जाए, उसके अलावा उनसे कुछ नहीं चाहिए, तो वो ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। लेकिन मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है और मैं ये आपको भी सजेशन देता हूँ कि आप लोग इस पॉइंट पे मत रहें कि आप सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं। आप, है ना, अच्छे से कॉम्पिटिटिव के बारे में सोचें। चलो, तो ज्ञान की बातें ख़त्म होती हैं, अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, कैलकुलेशन के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ देखनी पड़ेगी और कुछ एक चीज़ें मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। पहला पॉइंट, ये जो होती है इंटरनल एनर्जी, इट इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये तो आपको पता ही होगा। और दूसरी होती है ये स्टेट फंक्शन होती है, स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन भी आपको पता ही होगा। तो आप लोगों ने जब मेरे पिछले वीडियो देख रखे हैं जो स्टूडेंट, उनको तो पता होगा कि स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन क्या होते हैं एंड एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके जल्दी से देख लें, है ना, जाओ जाके पहले वो लेक्चर्स देख के आओ, फिर हम लोग इस लेक्चर को डिस्कस करते हैं। और जिन लोगों ने देख लिया वो ये लेक्चर डिस्कस कर सकता है। देखो, एक्सटेंसिव और स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है तो हमें ये समझ में आता है कि इसका हमें ओवरऑल चेंज कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा यू की वैल्यू दो टाइप की आ सकती है, एक तो डेल्टा यू पॉजिटिव आ सकता है एंड दूसरा डेल्टा यू नेगेटिव आ सकता है। बहुत ही सिंपल सा तरीका। ये कब होगा ये कब होगा ये आपको पता है। डेल्टा यू कैसे कैलकुलेट करते हैं u2 माइनस u1 इज इक्वल टू डेल्टा यू। सो अगर u2 की वैल्यू ज़्यादा u1 की वैल्यू कम है तो डेल्टा u की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एंड अगर u2 की वैल्यू कम है u1 से तो देन हमारे पास में क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। सही है। अब देखो, हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए आपको एक छोटा सा नाम सुनना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। वैसे इसका कोई काम नहीं आएगा लेकिन डेरिवेशन के लिए आपको काम आएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। पहले तो आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। देखो, डिफरेंशिएशन होता है, हमारे पास में कोई a है, हमारे पास में इट इज़ द फंक्शन ऑफ x। देन आप लोग क्या करते हो, देन आप लोग सीधा डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर देते हो। लेकिन ये तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है ना, नॉर्मल। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इस क्या होता है, हमें दे रखा है a इज द फंक्शन ऑफ x, y। तो ये नॉर्मल और ये मेंटोस डिफरेंशिएशन है, ठीक, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये तो हो गया नॉर्मल डिफरेंशिएशन और ये हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो क्या दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में ये फ़र्क है कि जब आप इसके लिए डी ए की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करते हो। और एक और चीज़ छोटी सी बता देता हूँ आपको पता होगा डेल्टा, डी एंड एल, ये तीन सिंबल्स होते हैं, ये चेंज के लिए कैलकुलेट करा जाता है, यूज़ करा जाता है। और ये स्मॉल चेंज के लिए यूज़ करा जाता है, स्मॉल चेंज, बहुत छोटा सा, बहुत। और ये क्या यूज़ किया जाता है,
बहुत 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 छोटा, यानी वेरी स्मॉल चेंज। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसे, बट फिर भी लिख लो मन की शांति के लिए आप लोग, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब देखो हम लोग मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, है ना। डी ई कैसे करोगे? आपको क्या करना है, पहले x का डिफरेंशिएशन कर दो y को कांस्टेंट करके, फिर y का डिफरेंशिएशन कर दो x को कांस्टेंट करके। तो इसके लिए आप लोग लिखेंगे डेल x अपॉन में डेल y, ऐसा नहीं लिखेंगे। डेल a अपॉन में यहाँ लिखेंगे डेल x, और फिर कांस्टेंट y हो गया, डॉट हमारे पास में dx हो गया। हमने किसका डिफरेंशिएशन करा है? x का डिफरेंशिएशन कर दिया y को कांस्टेंट करके। और ऐसा का ऐसा आप लोग कर सकते हो, डेल a अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल y एट कांस्टेंट व्हाट, x डॉट dy। बस ये सिंपल सी इक्वेशन बनती है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा आपके पास में पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? सिंपल सा है, आपके पास में आपकी बार जो फंक्शंस होंगे, जो वेरिएबल्स होंगे, वो आपके पास में दो होंगे। यहाँ नॉर्मल में आपके पास में एक ही वेरिएबल होता है, तो आप एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन में दो वेरिएबल्स होते हैं, तो आपको एक को कांस्टेंट रख के दूसरे का करना होता है, दूसरे को रख के पहले का करना होता है। तो ये सिंपल सा है। तो इससे हमें क्या मतलब रहेगा? हमें मतलब है, क्योंकि हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करने वाले हैं, और इंटरनल एनर्जी दो वेरिएबल्स का फंक्शन होती है, एक तो वॉल्यूम और एक टेम्परेचर। ध्यान रखना, वॉल्यूम चेंज करने से इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज करने से भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। इसका यही मतलब होता है ना, ए इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर? चलो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो होती है, हम लोग बोलेंगे इंटरनल एनर्जी, ऐसे लिख लो आप लोग, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, है ना। तो टीवी के फंक्शन में होती है। तो आपके पास में, अच्छा इंटरनल एनर्जी को तो यू से लिखते हैं ना, हाँ यू से लिखेंगे। तो यहाँ आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा आपके पास में इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टी कमा वी। तो आपको क्या करना है, ऐसे इक्वेशन बनानी है। तो आप कैसे बनाएंगे, डी यू इज इक्वल टू डेल यू अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल वी, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में एट कॉन्स्टेंट टी, और डी वी आ जाएगा, फिर प्लस आता है, प्लस आ जाएगा। फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, डेल यू अपॉन में आपके पास में आ जाएगा डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, डॉट आ जाएगा आपके पास में डी टी। तो ये आपके पास में एक जनरल सी इक्वेशन बनती है, ठीक है। इसी इक्वेशन को आप लोग यूज़ करके क्या कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस। तो मैं यहाँ करा रहा हूँ, मेरे पास में बोर्ड छोटा पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग बात कर रहे हैं फॉर आइडियल गैस, यहाँ तक तो आइडियल गैस आ ही जाएगी। आइडियल गैस तो कितनी है? अब एक चीज़ छोटी सी आपको थोड़ा सा ये मान के चलना पड़ेगा कि जो आइडियल गैस होती है, वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा आइडियल गैस, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूंगा, बट हाल फिलहाल आप लोग ये मान के चलेंगे जो आइडियल गैस होती है हमारे पास में, इनमें ना तो कोई अट्रैक्शन होता है ना ही कोई रिपल्शन होता है। यानी हम आइडियल गैस को ये मान के चलते हैं कि कोई अट्रैक्शन ही नहीं होगा, ना कोई रिपल्शन होगा, ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा तो हमारे पास में चेंज इन वॉल्यूम भी कुछ भी नहीं आएगा, यानी हम जो डिफरेंशिएशन करेंगे वी का, वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन। तो कोई अट्रैक्शन और कोई रिपल्शन नहीं होगा ड्यू टू दिस। तो इस कारण हमारे पास में क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन में डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डॉट डी वी, ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बस यही आपको यहाँ पे पुट करना है। देखो ये मैंने ज़ीरो कर दिया, सो डेल यू की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, डेल यू की वैल्यू डेल यू अपॉन में क्या आ गया, डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डॉट डी टी। तो बस ये हमारे पास में बच गया। अब एक चीज़ छोटी सी ध्यान रखना, मैं इस पूरी टर्म को अभी हाल फिलहाल सी वी कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार के लिए आप लोग लिख लेना कि जो डी यू अपॉन में डी टी है एट कॉन्स्टेंट वी, इसको मैं सी वी कंसिडर कर रहा हूँ। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा सी वी डॉट डी टी। ये है आपके पास में फॉर 1 मोल। अगर मुझे n मोल के लिए निकालना है तो फॉर हम लोग लिखेंगे फॉर n मोल, और n मोल के लिए अगर आपको निकालना हो देन डेल्टा u इज इक्वल टू n सी वी डी टी। अब ध्यान रखना, आपके पास में अभी हाल फिलहाल आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एंड सॉरी नॉट डेल्टा यू, इट इज़ डी यू। अभी डेल्टा नहीं आएगा, अभी डी आएगा,
तो डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी वी डी टी। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन में थोड़ा सा दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया, और जो सी वी होता है फॉर आइडियल गैस, सी वी इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो सी वी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, तो आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है। बस इस आपको पता है ना कि स्टेट फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो ओवरऑल चेंज मिलता है। तो यहाँ डेल्टा यू आ गया इज इक्वल टू, ये बाहर आ जाएंगे एन सी वी, और ये क्या आ जाएगा डेल्टा टी। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा और खोल सकते हो, एन सी वी टी टू माइनस टी वन। तो ये इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखना, यही आपको इक्वेशन याद करनी है, वैसे याद नहीं करनी, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन होती है फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। हमारे पास में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा वो हमारे पास में क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी आएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप आइडियल गैस के लिए आप लोग इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपके पास में आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग सॉलिड एंड लिक्विड के लिए और रियल गैस के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फटाफट से आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम लोग मूव करते हैं कि आप लोग सॉलिड एंड लिक्विड के लिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम सॉलिड और लिक्विड के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ छोटी सी आप लोग नोट कर लेना कि जो इसकी यूनिट होती है वो यूनिट होती है हमारे पास में किलो जूल पर मोल, यानी जो इंटरनल एनर्जी की यूनिट आती है वो किलो जूल पर मोल में आती है। अब हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन और देख लेते हैं फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। अच्छा, आप लोग में से कोई एक चीज़ बता सकते हो कि सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम चेंज होता है या नहीं होता? बता सकते हैं आप लोग, सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम चेंज होता है या नहीं होता? मेरे को सुनाई दे रहा है कि वॉल्यूम तो सॉलिड का तो फिक्स रहता है, लेकिन लिक्विड का चेंज हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे को कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि सॉलिड का जो लिक्विड है वो चेंज नहीं हो सकता, एंड क्या बोल गया मैं, एनीवेज वापस से देखते हैं। देखो, हम लोग सॉलिड एंड लिक्विड की बात करते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है ना? नहीं होता ना? हाँ, नहीं होता। देखो, लिक्विड का आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल भी नहीं होता। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग दूध लेते हैं, तो आप एक पतीले में दूध लेते हैं। जैसे सपोज आपने 1 लीटर दूध ले लिया। अब ऐसा थोड़ी होता है, अब उसका शेप तो चेंज हो सकता है लिक्विड का। तो आपने पतीले में दूध दिया तो पतीले जैसे हो जाएगा, मग में डाल दोगे मग जैसा हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि आप लोग मग में डाल दोगे दूध कम हो जाएगा, रहेगा तो 1 लीटर ही, लीटर का ही मग है हमारे पास में, है ना? ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि लिक्विड को अगर हम लिक्विड अपना वॉल्यूम चेंज कर सकता है, लिक्विड कभी अपना वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता। सॉलिड अपना वॉल्यूम कभी चेंज नहीं कर सकता। गैस अपना वॉल्यूम चेंज कर सकती है, स्प्रे करो उसका वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक, तो इस तरीके से ये ऐसे मतलब समझाने के लिए था आपको। अब हम बात करते हैं वापस से। तो इसके लिए ध्यान रखना, इसका मतलब v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर से जब v कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारे पास में जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो हमारे पास में बनेगी डी यू इज इक्वल टू डेल यू अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट v डॉट डी टी। क्या यही इक्वेशन बनेगी? अरे ये इक्वेशन तो अभी भी बनी थी। क्या इसको हम लोगों ने सी वी कंसिडर करा था? बिल्कुल करा था। सो डी यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, सी वी डॉट डी टी आ जाएगा। अरे ये इक्वेशन तो फिर से बन चुकी है वापस। क्या हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी लिख सकते हैं। क्या मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ? कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ एक गड़बड़ आएगी। आपको इसको एन सी वी डी टी लिखना है, टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2। ध्यान रखना, यहाँ गड़बड़ क्या आती है, गड़बड़ ये आती है कि लिक्विड और सॉलिड के लिए जो CV होता है वो जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि सॉलिड और लिक्विड के लिए जो CV होता है वो टेम्परेचर से क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है CP और CV। ठीक है, हम लोगों ने आइडियल गैस के लिए देखा था कि वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इसमें ये डिपेंड करता है। इस वजह से हमें इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि CP जो है, मैं बार बार CP बोल रहा हूँ,
CV जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है किस पर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, देन आप लोग इसका दूसरा फॉर्म जो है वो यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास में है डेल्टा U इज इक्वल टू, नॉट इंटीग्रेशन का अब साइन नहीं आएगा ना, अब तो सीधा हो जाएगा NCV, फिर आ जाएगा हमारे पास में डेल्टा T क्या आ जाएगा T2 माइनस T1। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, सॉलिड और लिक्विड के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, यानी फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन चेंज सिर्फ इतना है, चेंज यहाँ पे है, क्योंकि ध्यान रखना सॉलिड और लिक्विड के लिए CV, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना सॉलिड और लिक्विड के लिए CV जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो मैं लिख देता हूँ, आप भूल जाते हो तो लिखना फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, CV डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो CV किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, अदरवाइज यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ओके, सो ये हमारे पास में सॉलिड एंड लिक्विड के लिए आता है। अब हम लोग देखने वाले हैं रियल गैस के लिए। रियल गैस में न्यूमेरिक मतलब ऐसा कुछ इक्वेशन नहीं है, उसमें थोड़ी सी चीज़ें हमें देखनी है कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, किस तरीके से क्या होगा, वो हम लोग देखने वाले हैं, है ना। इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्योंकि हम जनरली आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं और आइडियल गैस के लिए डिफाइन करते हैं। तो आप लोग इसको फटाफट से कॉपी करो, मैं हो जाता हूँ यहाँ से गायब। मिलते हैं नेक्स्ट रियल गैस को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रियल गैस के लिए कि किस तरीके से हम लोग जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो, रियल गैस जो होती है वो आइडियल गैस की तरह नहीं होती है। रियल गैस में अट्रैक्शन भी होते हैं, रिपल्शन भी होते हैं, और अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही एनर्जी उसकी कम होती है, रिपल्शन जितना ज़्यादा होता है उतनी ही एनर्जी उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम लोग कुछ केस डिस्कस करते हैं इसके अंदर और कंपेयर कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास में केस आता है, केस नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट। तो अट्रैक्टिव फोर्स जब डोमिनेट करेंगे तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, और इसी के अंदर हम लोग पहला कंडीशन देखने वाले हैं एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन कि गैस जब एक्सपेंड करेगी तो क्या होगा। तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास में एक छोटा सा कंटेनर है, इस कंटेनर में हम लोगों ने एक पिस्टन लगा रखा है। फिर ये जो पिस्टन है ये मूवेबल पिस्टन है। यहाँ हम लोगों ने एक कुछ गैस भर दी है ना, यहाँ एक गैस भरी हुई है, गैस का कुछ प्रेशर होगा, यहाँ ये गैस एक्सपेंड करेगी, ये पिस्टन इस तरफ मूव करेगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें वॉल्यूम की, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम डेफिनेटली इंक्रीज होगा। और अगर हम बात करें अट्रैक्शन फोर्स की, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो बढ़ जाएगी, है ना। डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल बढ़ गया तो अब सिंपल सी बात है कि एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन जो है वो क्या हो गया, वीक हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया। अगर अट्रैक्शन कम हो गया तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ जाती है, और डेल्टा यू की वैल्यू क्या आती है हमारे पास में, सॉरी डेल यू की वैल्यू क्या आती है, ये हमारे पास में पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, तो डेल यू की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। एक तो ये एक्सपेंशन हो गया, इसी तरीके से हम लोग कंप्रेशन देख सकते हैं। तो देखो कंप्रेशन किस तरीके से देखा जा सकता है। कंप्रेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो आपके पास में जो अट्रैक्शन फोर्स आएंगे, अट्रैक्शन फोर्स वो क्या आ जाएंगे आपके पास में, ज़्यादा आ जाएंगे। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं सिंपली कि डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एनर्जी कम हो जाएगी तो डेल यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैं दोनों को लिखने के बाद मैं आपको कंपेयर करवा रहा हूँ। क्या चीज़ कंपेयर करवा रहा हूँ, मैं ये कंपेयर करवा रहा हूँ। देखो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है, सो डेल वी की वैल्यू भी क्या आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो डेल वी जो आएगा वो कैसा आएगा, वो भी नेगेटिव आएगा। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग अगर वैल्यू निकालें डेल यू अपॉन में डेल वी की, वो भी कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। क्यों आएगी पॉजिटिव, वो इस वजह से पॉजिटिव आएगी क्योंकि देखो डेल यू तो पॉजिटिव है, डेल वी भी पॉजिटिव है। और इसके लिए भी ध्यान रखना, डेल यू अपॉन में डेल वी जो आएगा वो कितना आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं,
पॉजिटिव हो जाते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो ये सिंपल सा तरीका है। देखो आप इस पोर्शन को याद रखो तो भी ठीक, अदरवाइज कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। केस नंबर 2 है हमारे पास में व्हेन रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट। तो रिपल्सिव फोर्स जब डोमिनेट करेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसमें। तो देखो पहला हम लोग केस पढ़ते हैं फिर से एक्सपेंशन का। अगर गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ में जो डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल बढ़ेगा तो जो रिपल्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, जो रिपल्शन होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रिपल्शन डिक्रीज हो जाएगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास में एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। और एनर्जी जैसे ही डिक्रीज होगी तो आपको पता है कि डेल यू की वैल्यू जो आपके पास में आएगी वो नेगेटिव आएगी। क्या यहाँ डेल यू की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, बिल्कुल, नॉट डेल यू डेल वी। सो एक और हम लोग केस देख लेते हैं कंप्रेशन का। तो कंप्रेशन में क्या होगा ये भी आपको पता है, अभी हम लोगों ने जस्ट हाल फिलहाल डिस्कस करा कि जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेल वी की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। एंड अगर हम डिस्टेंस की बात करें, सो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल वो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो रहा है सो डिक्रीज हो जाएगा। और रिपल्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिपल्शन जैसे ही बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी। और एनर्जी अगर बढ़ी तो डेल्टा यू कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो देखो यहाँ डेल्टा यू की वैल्यू अगर आप देखो, सो डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा वी, यहाँ आएगा नेगेटिव। और यहाँ क्या आएगा, डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा वी, यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ध्यान रखना डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव कब आती है फॉर रियल गैस, वो तब आती है जब हमारे पास में क्या होता है, नेगेटिव तब आती है जब हमारे पास में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं। और पॉजिटिव तब आती है जब हमारे पास में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं। देखो इसको बहुत अच्छे से याद रखना, ये आपको बार बार लिख के देखना नहीं पड़ेगा, आप लोग याद रखना। अगर हम बात करें फॉर रियल गैस, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, देन डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं तो डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इन वैल्यूज़ को आप लोग पुट कर सकते हैं, जो गिवन फार्मूला था उस फार्मूला में पुट करके आप लोग कैलकुलेट पूरा कर सकते हैं। बट रियल गैस के क्वेश्चंस बहुत रेयर चांसेस में आते हैं, जनरली हम लोग आइडियल गैस को ही कंसिडर करते हैं। लेकिन आपको बता दिया गया है कि किस तरीके से आप लोग ये देख सकते हैं और इनकी वैल्यूज़ को प्लस और माइनस को आप लोग यूज़ करके आप इजीली क्या कर सकते हैं, रियल गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? सो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी होगी कि हम लोगों ने रियल गैस के लिए कैसे कैलकुलेट करा, इंटरनल एनर्जी क्या होती है सबसे पहले तो ये हम लोगों ने देखा, फिर रियल गैस, फिर सॉलिड एंड लिक्विड, फिर हमारे पास में आइडियल गैस हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, मतलब आइडियल गैस पहले ही देख लिया था, रियल गैस अभी देखा। आ रही बात समझ में? और फॉर्मूला जो था हमारे पास में क्या था, एक बार आप लोग रिपीट जरूर करना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी होता है। अगर हमारे पास में सॉलिड एंड लिक्विड है तो उसमें टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा सी वी, और अगर हमारे पास में आइडियल गैस है तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। और अगर हमारे पास में क्या है, रियल गैस है, तो रियल गैस के लिए आप लोग जो हम लोगों ने ये कांस्टेंट कर दिया था, अब ये कांस्टेंट नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू देखो प्लस या माइनस आएगी, मतलब प्लस आ रही, इसकी वैल्यू प्लस माइनस आ रही, तो यहाँ ये कांस्टेंट नहीं होगा। तो फिर आपको पूरा डिटेल में उस पार्शियल डिफरेंशिएशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो मेरी तरफ से इंटरनल एनर्जी जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या कुछ चीज़ छूट गई हो जो आप लोग को पता हो मैंने इसमें डिस्कस नहीं करा, उस टॉपिक को भी आप लिख सकते हैं ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर डिस्कस करें। एंड आई होप आपको ये लेक्चर पूरा का पूरा बहुत पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो आप लोग अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें, प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर आप लोग इजीली अटेंड कर सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।